इट्स नॉट मनी वर्सेस मनी, इट्स मनी वर्सेस माइंड, राइट? तो अगर अपने माइंड को मैनेज कर सकते हैं तो चीज़ें हो ही जाएंगी। ऑल द बेस्ट। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द मनी पॉडकास्ट। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज सबसे पहले हम लोग कुछ मिथ्स को बस्ट करेंगे जो फैलाई जा रही हैं वीडियोस के थ्रू, जैसे कि मार्केट खत्म होने वाली है, आपकी फिएट करेंसी बेकार है, म्यूचुअल फंड बिल्कुल बेकार है, ये एक प्रोपेगेंडा है, राइट? आपको सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए, इनसाइडर इंफॉर्मेशन है मेरे पास, राइट? और मेरा अपना रिसर्च है। ये सारी जो मिथ्स आज की डेट में चल रही हैं, हम उन सबको बस्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करेंगे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि चाह के भी हर किसी को हर चीज़ नहीं सिखाई जा सकती, क्योंकि लोग बहुत गलीबल हैं और लोगों के अपने अपने थॉट प्रोसेस जो है वो होते हैं। मैं अपना थॉट प्रोसेस रखूंगा, मेरे पास जो है वो हिस्ट्री से जो भी डेटा हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाए वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और आपको सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि भैया म्यूचुअल फंड सही है, हम आपको यही बताएंगे कि अगर ऐसा हो गया जैसा 1929 में हुआ था, 10 15 15 20 20 इवन 25 साल तक जो है स्टॉक मार्केट रिकवर नहीं कर पाई थी, तो आपने क्या करना है, राइट? जैसा 2008 में हुआ था कि 3-4 साल तक स्टॉक मार्केट ने रिटर्न्स नहीं दिए, तो आपने क्या करना है? या फिर जैसा 2020 में हुआ था जहां पे वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिली थी, आपने क्या करना है? ऐसे क्राइसिस से पहले, ऐसे क्राइसिस के दौरान और ऐसे क्राइसिस के बाद, राइट? हम कोई यहाँ फियर मॉन्गरिंग करने नहीं बैठे हैं कि भाई ये हो जाएगा तो वो कर लेना, इसने बोल दिया तो वो हो जाएगा, मेरा ये है तुम्हारा वो है। नथिंग डूइंग। एक कोशिश होगी कि आप लोगों को सही गाइडेंस दी जाए, राइट? हमारे सब्सक्राइबर्स कम है, व्यूज़ कम आते हैं, बट नॉलेज में आपको कहीं कोई कमी नहीं मिलेगी, राइट? एंड मैं आपसे क्या उम्मीद करता हूँ? आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को, इस ऑडियो को पूरा एंड तक सुनने की कोशिश करेंगे, देखेंगे, और साथ में आपके पास जो भी विचार हो, चाहे कोई फीडबैक हो, कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, वो आप कमेंट्स में लिखेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे उनको एड्रेस करने की, राइट? तो ये मेरी आप लोगों से जो है एक विनती है कि पूरा एंड तक देखिएगा और जरूर कमेंट्स में अपने विचार प्रकट कीजिएगा। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 500 लाइक्स का। मुझे पूरा 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 विश्वास है कि आप लोग जो है लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। और इस वीडियो को किसी वीडियो के रिप्लाई के तौर पे ना लिया जाए, इस वीडियो को ऐसे देखा जाए कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी गलीबल जनता है जो कहीं भी जाके पिघल जाती है, उसको थोड़ी नॉलेज देने की, एजुकेट करने की, ताकि वो कहीं भी जाके ना पिघले और अपने डिसीजंस खुद ले पाएं, या फिर एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ के जो है वो अपने डिसीजंस ले पाएं। चलिए अब जल्दी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड एज यूजुअल हमारे साथ डिस्कशन में होंगी वृंदा। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है वृंदा के पास। हाँ जी वृंदा जी। सबसे पहली चीज़, जब से गोल्ड और सिल्वर बढ़ रहा है तब से सोशल मीडिया पे ना मेरे को लगता है कि हर दूसरी वीडियो, जैसे ही स्क्रॉल करना शुरू करा, हर दूसरी वीडियो यही है, गोल्ड सिल्वर ले लो और तो सब खत्म हो जाएगा। चाहे हमारी स्टॉक मार्केट है, फिएट करेंसी है या म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंक्स पता भी नहीं, खत्म हो जाएंगे। बैंक्स भी खत्म हो जाएंगे। और म्यूचुअल फंड्स के लिए तो अलग से पीछे पड़े हुए हैं लोग, कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं होने वाला है इससे। तो इन सब चीज़ों पे आपका क्या कहना है, मैं ये जानना चाहूँगी। क्या बात है। तो हमारे बचपन में हमें कहानी सुनाई जाती थी कि गंगा गया गंगा राम, जमुना गया जमुना राम। मतलब मैं क्या कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ कि जो चीज़ बढ़ रही होती है उसके ऊपर बात करना शुरू कर दो। एग्जैक्टली राइट। मतलब आप हाँ। यही 1 साल पीछे हम चले जाएं तो शायद इतना कुछ नहीं होगा। हाँ। 1-1.5 साल पहले कहीं गोल्ड सिल्वर की बात नहीं हो रही कोई थी। गोल्ड सिल्वर बात नहीं कर रहा था, कोई उनको पूछ नहीं रहा था। ना ना और ना। अचानक से पिछले 2-3 महीने में देखो कि एवरीवन इज लाइक कि दुनिया खत्म होने वाली है, गोल्ड बचाएगा आपको, हाँ। राइट? दुनिया खत्म होने वाली है, फिएट करेंसी खत्म हो जाएगी, बैंक खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, और म्यूचुअल राइट। फंड तो बिल्कुल भी सही नहीं है, हाँ। राइट? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं भाई, मेरा म्यूचुअल फंड से कोई कमीशन नहीं आता है, राइट? एंड यस, मैं एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बायर्स एडवाइस दे रहा हूँ, ओके? अब ऐसे मतलब मैं आपको, आप ऐसे समझो कि मैं अगर हवा ले रहा हूँ तो मैं ऐसे थोड़ा ना बोलूँ भाई तुम्हें भी भाई सांस लेनी चाहिए, तो बायस थोड़ा ना बोलोगे इसको यार, राइट? सो मैं वो कर रहा हूँ जो एक्चुअली में शायद एक आम आदमी को, एक आम व्यक्ति को करना चाहिए। इससे पहले हम आज की डिस्कशन शुरू करें, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो अपने ऑडियंस को समझाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसको वो हमेशा माइंड में रखें। जब आप सोशल मीडिया पर कुछ देख रहे होते हैं ना, तो आपके साथ आपको सही गाइडेंस दी जा रही है या आपको धोखा दिया जा रहा है, इस कॉन्सेप्ट से आपको समझ आ सकता है, राइट? ओके। क्या है वो कॉन्सेप्ट, मैं आपको ले चलता हूँ। उस कॉन्सेप्ट का नाम है द डनिंग क्रूगर इफेक्ट, राइट? मेरी प्रोनाउंसिएशन के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, ये अंग्रेज़ों के नाम मैं थोड़े से अच्छे से नहीं ले पाता हूँ, और वो भी हमारे नहीं ले पाते हैं। मैं जहाँ पे जाता हूँ मुझे नीरज बुलाया जाता है। एनीवेज, चलिए, तो डनिंग क्रूगर इफेक्ट क्या होता है? ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि जिस व्यक्ति के पास सबसे कम नॉलेज होती है, राइट, वो अपनी एबिलिटी को उतना ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करता है। जिस व्यक्ति के पास सबसे कम नॉलेज होती है वो अपनी एबिलिटी को उतना ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करता है, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपनी एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करते हैं,
राइट? सो कहने का मतलब क्या है कि सोशल मीडिया पे हो क्या रहा है, कम एक्सपर्टीज वाले लोग कॉन्फिडेंस के साथ जब बोलते हैं, उनकी डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है, राइट, लेकिन वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं तो लोग उन्हें बिलीव कर लेते हैं, राइट? राइट। उसके पीछे क्या है कि आज की डेट में सोशल मीडिया पे हर ओपिनियन का बायर है। अगर मैं ये बोल दूं ना कि भाई पृथ्वी फ्लैट है, तो लोग उसमें बिलीव कर लेंगे और कर रहे हैं। देयर आर बिलीवर्स जो ये मानते हैं कि भाई अर्थ इज फ्लैट, इवन टुडे, राइट? तो अगर मैं ये बोल दूं ना कि मैं मार्स पे प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, बिलीव मी, कुछ लोग होंगे जो मान जाएंगे, चाहे एक ही हो लेकिन मान जाएंगे, राइट? अब मेरे पास डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है, मान लो मेरे पास रॉकेट्स की डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है, या मेरे पास ना लेटेस्ट से केमिकल्स की डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बैठ के आपके साथ कॉन्फिडेंस के साथ माइक पे 4 बातें ऐसे बोल दूँ कि भाई केमिकल ए केमिकल बी, इन दोनों को मिलाओ तो ये बन जाता है, ये हो जाता है, बिलीव में कुछ लोग मान जाएंगे, राइट? और मैं तो अपने आप को, मेरे पास तो नॉलेज है नहीं, मैं अपनी वो लिमिटेड नॉलेज को जो शायद मैंने कहीं पढ़ ली, चाहे मैंने, आपने अभी रिसेंट न्यूज़ देखी होगी, डीडी न्यूज़ पे एक क्रिएटर्स की जो वीडियो है, कुछ क्रिएटर्स ने इंडिया में वीडियो बनाई धुरंधर पे पाकिस्तानी कैसे रिएक्ट कर रहे होंगे, डीडी न्यूज़ ने वो वीडियो चला दी कि देखो पाकिस्तानी भी जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई धुरंधर कितनी अच्छी मूवी है। जस्ट थिंक ओवर इट, राइट? सो ये क्या है कि एक तो गलीबल ऑडियंस, और दूसरा स्पीकर के अंदर डनिंग क्रूगर इफेक्ट। ये ऐसा एक रेसिपी फॉर डिजास्टर बन जाता है कि जिससे मैं तो अपनी, जहाँ जिस डोमेन मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मैं उस पर बहुत अच्छे से बोलूंगा, आप गली बोलो, आप उसको मान जाओगे, और फिर आप उसके बेसिस पे एक्शन ले लोगे, राइट? बिकॉज मतलब ऑडियंस ने शायद आपको किसी और चीज़ के लिए ट्रस्ट किया है, यस, तो काफ़ी ज़्यादा विश्वास हो जाता है कि यार ये बंदा बोल रहा होता है तो मैं इस चीज़ के लिए तो बहुत सही है, यस, मतलब क्योंकि वो आपको दिख रहा होता है कि चीज़ें सही हैं, बट दूसरे जहाँ डोमेन में नहीं भी सही है वो भी आप कहीं ना कहीं ले जाते हो कि सही चीज़ें चल रही हैं। अरे सर बोल रहे तो सही बोल रहे होंगे, एग्जैक्टली, ये बात आ जाती है। एनीवेज, अब क्या है, इसके अगर अंडरलाइन कॉन्सेप्ट बताऊं तो लो परफॉर्मर्स ओवर एस्टिमेट देमसेल्फ, हाई परफॉर्मर्स अंडर एस्टिमेट देमसेल्फ, इनकॉम्पिटेंस से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लर्निंग ढंग से करें तो आपका जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस, जो गलत कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा हुआ है, वो आप रिड्यूस कर सकते हैं, आपको हम्बल कर सकते हैं। यहाँ ना मैं लोगों को एक बात और बोलना चाहूँगा, देयर इज अ क्रिएटर विद द नेम ऑफ वेदांत रस्टी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके चैनल का नाम है, राइट? उन्होंने भी अभी एक वीडियो बनाई है इस बात के ऊपर, बहुत अमेजिंग वीडियो लगी मुझे वो जाके देखें, प्लीज़ जाके देखें। मैं अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जाके एक बार उनको देखें, उस वीडियो को समझें। बस ये सब बोलते हैं ना, मेरे दिल में पता है एक बस जो भार है वो ये है कि फिर वही होगा, जो समझदार है वो और समझदार बनता जाता है, क्योंकि वो समझता जाता है कि उसे कम नॉलेज है, और वो नॉलेज को लेता जाता है, और जो ना समझ है वो बेवकूफ़ बनता जाता है, क्योंकि वो ये समझता है कि मुझे तो भैया पूरी नॉलेज हो रखी है, लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता। वो वीडियो देखेंगे भी नहीं जाके। ऑडियंस ही एक बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है कि भाई एक ऑडियंस है जो लॉजिक पे काम करना चाहता है, एक ऑडियंस है जो सिर्फ भाई हवाबाजी में काम करना चाहता है, अरे सर ने बोला तो सही बोला होगा, राइट? एनीवेज, तो ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट जो है, ये इतना ज़्यादा आज की डेट में हमें देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया हो, स्टॉक मार्केट हो, राइट, या कहीं पे भी आप जाके देखेंगे, कोई भी व्यक्ति आज की डेट में कैमरा लेके खड़ा हो सकता है, राइट? स्पेसिफिकली अगर आपके पास एक अच्छा नंबर ऑफ ऑडियंस आपने बिल्ड कर लिया है, राइट, आप आप जो पढ़ रहे हो ना उसका बड़ा इंपैक्ट होता है। आपने कोई प्रोपेगेंडा वाली किताब पढ़ ली, आपने वहाँ से 2 लाइन पढ़ी और भाई साहब जाके आपने सोचा अब मैं एक्सपर्ट हो गया उसमें, देख रहे हो 2 लाइनें पढ़ी हैं, 2 किताब पढ़ी है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने आपने सिर्फ पढ़ाई करी है, राइट, और आप कह रहे हो मैं एक्सपर्ट हो गया। जो 60 साल 600 साल की हिस्ट्री है उसको आप इग्नोर कर रहे हो, और उसके बेसिस पे जाके आप एक वीडियो बना देते हो। अब उस वीडियो में क्या होगा, अब उस वीडियो में आपने बोल दी बातें, वो साफ साफ डनिंग क्रूगर इफेक्ट जो है वो वहाँ पे दिख रहा है। एनीवेज, चलिए अब हम आज के मुद्दे पे चलते हैं कि क्या होगा, ये सब चीज़ें रियल हैं या नहीं है। तो मैं आपको ना एक सरप्राइज दे देता हूँ, मुझे नहीं पता कि भाई आने वाले समय में डिप्रेशन आएगा, रिसेशन आएगा, 1929 जैसा होगा, 2008 जैसा होगा, या 2020 जैसा होगा, मुझे जीरो आइडिया है, राइट? मतलब आप कितने ब्लंटली ये चीज़ बोल रहे हो, आई थिंक कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज़ को, वो कुछ ना कुछ तो लॉजिक बता देंगे, नहीं ये होने वाला है, हम बता रहे हैं। अब अगर वो बता सकते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि उनको फिर सबसे अमीर आदमी होना चाहिए। अगर कोई बता पाए कि भाई डिप्रेशन आने वाला है, या रिसेशन आने वाला है, या मार्केट क्रैश आने वाला है, तो अगर मान लेते तो मुझे पता चल गया कि 2026 में होने वाला है, 2027 में होने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, मैं भाई ले लूँगा लोन्स और तैयार बैठा रहूँगा
क्योंकि मुझे तो पता है क्रैश आने वाला है, राइट और सारा पैसा मैं लगा दूंगा उसमें, राइट, और उसके बाद मैं उस पैसे को ग्रो कर लूँ। कितना सिंपल लगता है सुनने में। अरे भाई ऐसा नहीं होता। कोई भी अगर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि स्टॉक मार्केट में रिसेशन आने वाला है, क्रैश आने वाला है, बिलीव मी वो आपसे झूठ बोल रहा है। आप जनवरी 2020 के इनिशियल 10 दिन के आप न्यूज़पेपर उठा के देखो, राइट कहीं भी कोविड का नाम आपको लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। मतलब ऐसे फ्रंट लाइन में सब अपने अपने में मस्त थे, उनका कुछ अलग ही चल रहा था जी, ये प्रॉब्लम है जी, ये पैसा कमाना है जी, वो कमाना है जी। 2 महीने के अंदर अंदर एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, हालात बदल दिया, जज्बात बदल दिया। राइट एंड पीपल वर इन्वेस्टिंग। ऐसा नहीं, अगर पता होता तो जनवरी में सबने सब रुक स्टॉप जाते। कर दिया होता Yes, कि yes. हम क्यों करें, अभी मार्च में आ तो रहा है, कर लेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊँ, गलीबल ऑडियंस का और फायदा कैसे उठाते हैं, मैं आपको हिंट भी देता हूँ, चलता हूँ। ये बोल देना कि इनसाइडर, ये वर्ड आते हैं ना, मतलब ऐसे ये कुछ वर्ड्स हैं जिससे ना ऑडियंस को ना ऐसे, मतलब जो गलीबल ऑडियंस होते हैं ना, उसको ऑर्गेजमिक फीलिंग आ जाती है, वो मजा ही आ गया जी, क्या बात बोल दी जी, एकदम फील आ गई जी, राइट। ये, और आपको एक और मैं चीज़ बताता हूँ, एक बुक है सेपियंस, उसके बारे में पढ़ें, राइट। मैं एग्जैक्ट कोट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे लाइन्स याद नहीं है, बट ह्यूमंस आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन टॉपिक्स जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते। प्रिडिक्शंस पे बहुत ज्यादा जो है वो ह्यूमंस का इंटरेस्ट होता है। जैसे कि भूतों के बारे में बात करने में कितना मजा आता है ना, भूतों की स्टोरी बचपन में सुनते थे, सुनाते थे ऐसे, ओ माय गॉड, तो वो क्यों, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करते, राइट। तो आर्बिट्रेरी चीज़ों के बारे में डिस्कशन में अलग ही मजा आता है, बट एनीवेज चलिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो, अगर ऐसा कुछ होने वाला हमें किसी को नहीं पता, बट मैं आपको इस पे ज़रूर थोड़ा बहुत गाइड करने की कोशिश कर सकता हूँ। होने से पहले आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए 1929 जैसा डिप्रेशन, जिसमें एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, मुझे ऐसा लगता है कि 25 साल तक स्टॉक मार्केट अपने पीक पे नहीं पहुंच पाया था एक बार गिरने के बाद, राइट। 2008 में शायद 3-4 साल लगे थे, कोरोना के टाइम पे शायद 6-7 महीने ही लगे होंगे, वी शेप रिकवरी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त हो गई थी। तो ऐसे क्राइसिस से पहले आपको क्या करना चाहिए, क्राइसिस के दौरान और क्राइसिस के बाद क्या करना चाहिए, वो हम आज का मेन डिस्कशन रखते हैं, जिसमें मुझे लगता है कि ऑडियंस को कुछ सीखने को मिलेगा, वो वेल प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, राइट। बोलते हैं ना कि भाई इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड एंड नॉट गेटिंग अ चांस रादर देन अंडर प्रिपेयर्ड और नॉट प्रिपेयर्ड एंड गेटिंग अ चांस। हम इंटरव्यूज के बारे में बोलते थे कि प्रिपेयर्ड रहो, जब भी चांस मिलेगा आपको क्रैक करना है, राइट। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड फाइनेंशियली, राइट। क्योंकि आपको अगर सर्वाइव करना है तो सर्वाइवल का जो एस है ना, वो बेसिकली प्रिपेयर्डनेस के लिए कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो, राइट। वो आपको जो जरूर करना पड़ेगा, और वही हम लोग देखेंगे आज। बिल्कुल ठीक है। सो जो आपने क्रैशेस अभी बताए, इट वाज 1929, 2008 एंड 2020। सो ये तीनों थे क्या एग्जैक्टली, क्या क्या हुआ था, अगर आप थोड़ा सा इस पे बता पाओ। तो पहली बात तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि अगर आप वहाँ नहीं थे तो आप उसको फील नहीं कर पाओगे, राइट। अगर आप में से कई लोग शायद 2020 में से कनेक्ट कर पाएँ, 2020 से कनेक्ट कर पाएँ क्या सिनेरियो था, लेकिन 2008 मैंने 2008 भी देखा है, बट मैं उस समय कितने साल का था, आई थिंक मैं 22 साल का था उस समय, राइट। एंड आप और भी छोटे रहे होंगे। अब मैंने 1929 नहीं देखा है, बट मैं 2008 की थोड़ी बहुत फीलिंग जानता हूँ। 2008 की मेरी जो फीलिंग है वो ये है कि मैं और मेरे फादर, हम गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, हमारे पास मारुति 800 हुआ करती थी उस समय, एंड हमने कोई घर खरीदा था, उसका लोन मतलब उसकी कुछ डाउन पेमेंट करनी थी, तो पापा कह रहे थे कि स्टॉक मार्केट में से कुछ चीज़ें बेच के जो है वो डाउन पेमेंट कर देंगे। और मैं आपको बता दूं कि मेरे फादर का कोई स्टॉक मार्केट बैकग्राउंड नहीं है, वो भी बिल्कुल एक लेमैन की तरह ही करते थे कि टिप्स पे खरीद लिया और बेच दिया, राइट। एंड मुझे बताने में कोई ऐसा शर्म भी नहीं आ रही है, क्योंकि यार सबके साथ होता है, राइट। एंड हम गाड़ी में जा रहे थे और फ़ोन आता है कि पता नहीं दिसंबर का टाइम था, जनवरी का कुछ ऐसा टाइम था, एग्जैक्ट मुझे मंथ याद नहीं है, कि ऐसे पापा के पास किसी का फ़ोन आया। मोबाइल फ़ोन्स तब भी होते थे, कोई इससे पहले शक करे, मेरे फादर के पास 96 से था मोबाइल फ़ोन, राइट। तो हाँ, वहाँ पे फ़ोन आया कि भाई स्टॉक मार्केट गिर गई है, राइट। एंड मैं उस बात को सुन रहा था, समझ रहा था क्या हुआ है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, रिलायंस पावर का IPO भी आया हुआ था, ओके। ऐसे कोविड के टाइम पे मैं बिल्कुल अपने होशो हवास में था कि भाई क्या हो रहा है, कब मार्केट गिर रही है, रोज़ हम देख रहे थे मार्च में गिरे जा रही है मार्केट। सो वो फील मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था कि आप इसको घर बैठ के फील नहीं कर सकते जब तक आपने इसको देखा नहीं है खुद से। नाउ मेरे पास एक छोटा सा स्नैपशॉट है जो मैं दिखाना चाहूँगा कि एक्चुअली में कैसा दिख रहा था ये सारी चीज़ें। तो ये देखिए 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन आया, राइट। यहाँ पे उसके कॉजेज क्या रहे थे, ट्रिगर क्या रहे थे, हम पहले जरा उस पर बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डेट, राइट, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन, बबल बर्स्ट हुआ, बैंकिंग कोलैप्स हुई, ओके। अगर हम GFC की बात करें तो हम सबको बताएं मॉर्टगेज क्राइसिस हुआ था, राइट, जो बेसिकली
लोन पे डिफॉल्ट हो गया था, मोटा मोटा पैसे समझ सकते हैं, ठीक है। बैंक्स बेट ऑन बैड लोन्स व्हेन दे फेल्ड, क्रेडिट फ्रोज ग्लोबली। 2020 हम सबको पता है पेंडेमिक आ गया, एक्सटर्नल बायोलॉजिकल शॉक, ग्लोबल लॉकडाउन, स्टॉप बिजनेस ओवरनाइट। अच्छा, ड्रॉप कितना होता है? 89%। यूएस की मार्केट का डेटा है हमारे पास 1929 का, 89% फॉल कर गई थी, राइट। इट वॉज अ स्लो पेनफुल ग्राइंड, लास्टेड नियरली 3 years। 1929 से 1932 तक 89% जो है मार्केट में फॉल देखने को हमें मिला। S&P 57% फॉल कर गया, इंडिया 60% फॉल कर गया, राइट। अगर यहाँ पे हम बात करें 2020 की, तो 34 और 40% के आसपास जो है हमें फॉल देखने को मिला था। रिकवरी, अगेन ये मैं बिल्कुल आपको बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूँ, यहाँ पे डिकेड्स लग गए रिकवर करने में। नाउ ये सिनेरियो दिखा के डराया जा रहा है, राइट। एक वीडियो मैंने देखी, उसमें बताया गया, एक्चुअली देखी क्या, हमारे कमेंट्स में लोगों ने हो हल्ला मचा दिया, ये देखो ये देखो, मैंने कहा क्या बवाल हो गया भाई। तो मैंने जाके जब उसको देखा, उसमें बोला जा रहा है 1929 में मार्केट गिर गई थी। अच्छा, गिर गई थी, फिर क्या हुआ था? फिर 1929 के बाद आज हम 2025 में बैठे, फिर यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, राइट। तो वो सारी चीज़ें हैं। 25 साल लगे until 1954 फॉर द मार्केट टू रिक्लेम इट्स 1929 पीक लेवल, ओके। यहाँ पे यूएस मार्केट रिकवर्ड इन 4 years, इंडियन मार्केट जो है 5 साल तक थोड़ी सी वोलेटाइल रही। यहाँ फास्ट 2020 में फास्ट वी शेप्ड हमें रिकवरी देखने को मिली, 6 से 8 महीने के अंदर जो है वो ज़बरदस्त रिकवरी जो मिल गई। यहाँ पे फील क्या थी? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी। यहाँ पे फील क्या थी? लोगों को बैंक्स के ऊपर शक होना शुरू हो गया था कि भाई बैंक सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पे ह्यूमैनिटी पे डाउट आ गया था। आई थिंक इससे बड़ा डाउट कुछ नहीं हो सकता, क्या हम लोग सर्वाइव करेंगे भी या नहीं करेंगे, राइट। सो ये एक ओवरव्यू है जो अभी तक के मार्केट क्रैशेस हुए उनका, राइट। अब हम मेन पिक्चर पे आते हैं कि भाई मान लो 2026 में ऐसा हो जाए, चाहे वो 1929 जैसा हो, चाहे वो 2008 जैसा हो, चाहे 2020 जैसा हो। अभी तो आपको वीडियो देखने को मिलेगी 1929 की 100वीं सालगिरह आ रही है, 2029 आ रहा है ना, तो अब देखना 100 साल बाद चीज़ें रिपीट होंगी, हम 25 साल के रिसेशन में जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं। ये वर्ड्स इतना फील देते हैं ना, लोगों को नेगेटिव सुनना है। लोग चार्ट खोल खोल के दिखा के और वो पूरे कि देखो यही होने वाला है, हम बता रहे हैं यही सिस्टम है। डेटा इज ब्यूटीफुल, बट डेटा इज वेरी मच कंट्रोल्ड। व्हाट आई वांट टू से, आप मुझे बताओ किस चीज़ को गलत प्रूव करना है, मैं डेटा से कर सकता हूँ, मैं डेट्स चेंज कर दूंगा, राइट। आप गोल्ड के रिटर्न्स इक्विटी से ज़्यादा दिखाना चाहते हो, मैं वो भी दिखा सकता हूँ। इक्विटी के रिटर्न्स गोल्ड से ज़्यादा दिखाना चाहते हो, मैं वो भी दिखा सकता हूँ। आप सारी बात छोड़ो, आप रियल एस्टेट के रिटर्न सबसे ज़्यादा दिखाना चाहते हो, वो भी दिखा सकते हैं। पॉइंट इज कि आप डेटा को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हो। एग्जैक्टली। सो ये एक ओवरव्यू हो गया कि भाई किस तरीके से जो है सारे क्रैशेस रहे अभी तक के, जो मेजर, इसमें और भी बहुत सारे क्रैशेस हैं। एक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एशियन कंट्रीज़ का एक अलग से, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है उनका अलग से क्राइसिस आया था 96 के, शायद बात चल रही है, कोरिया वगैरह की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे था, राइट। एंड बहुत सारे तरह के आपको क्राइसिस जो देखने को मिलेंगे। स्टॉक मार्केट बहुत बार गिरी है और बहुत बार उठी है, राइट। अब पॉइंट ये है कि भाई एज अ इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली, मतलब कुछ भी सिनेरियोस में से हो जाता है तो हाउ अ इन्वेस्टर शुड रिएक्ट, राइट। तो इसको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, राइट। 3 पार्ट्स वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पार्ट मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए बिफोर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्राइसिस से पहले आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें। और नंबर 2 हम लोग पार्ट डील करेंगे, वो है ड्यूरिंग, कि क्राइसिस के दौरान आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। नंबर 3 आपके पास है आफ्टर, कि क्राइसिस के बाद आपको कैसे बिहेव करना है। अगर आप, अब ये जो पॉइंटर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनको ध्यान से सुन लीजिए, राइट। अगर आप इनको फॉलो करेंगे, बिलीव मी, पहली बात तो आप गलीबल नहीं रहेंगे। इंसान जब प्रिपरेशन नहीं करता है ना, और वो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में रहता है, तब वो सबसे ज़्यादा गिरता है, राइट। और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है ना, आप ड्यूरिंग द क्राइसिस बहुत अच्छे से चीज़ों को जो है वो सर्वाइव कर सकते हो। एंड अगर आपने एक बार एक क्राइसिस देख लिया, अब आपकी रियल एजुकेशन हुई है, राइट। आप, इट्स जस्ट लाइक स्विमिंग, आप स्विमिंग पे 4 किताबें पढ़ लो आज अमेजोन से डाउनलोड करके, आप पूल में जाके ना आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो जब आप एक बार पूल में उतर के आपने देख लिया है, नाउ यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट क्राइसिस, राइट। चलिए अब हम इस पे जो है वो अपने डिस्कशन को ले चलते हैं। तो सबसे पहले वृंदा बिफोर वाले पार्ट में चलते हैं। मैं अगर अपने घर में किसी को बात कर रहा हूँ, अगर मैं अपने बच्चों से बात करूँगा और अपने खास लोगों को अगर मैं गाइड करूँगा, तो मैं यही गाइड करूँगा, राइट। एंड ये मैंने अपनी गलतियों से, दूसरों की गलतियों से सीखने की कोशिश करी है, राइट। एंड मुझे ऐसा लगता है आप किसी भी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर के पास जाएंगे, शायद वो भी आपको इसी लाइन पे जो है वो गाइड करेंगे, ओके। सबसे पहले अगर मैं अपने आप को प्रिपेयर करना चाहता हूँ इस तरह के क्रैशेस के लिए, मेरी सबसे ज़्यादा फोकस पता है किस पे रहेगा? अपनी नॉलेज पे, अपनी एजुकेशन पे और अपने स्किल्स पे, राइट।
क्योंकि ये नॉलेज, एजुकेशन और स्किल्स ही हैं जो मुझे ना पैसा कमा के देने वाले हैं फ्यूचर में, राइट? और कुछ नहीं है, मुझे यही चीजें हैं जो पैसा कमा के देने वाली हैं, मेरी नॉलेज, एजुकेशन और स्किल्स। अनलेस एंड अनटिल योर फादर और योर फादर इन लॉ इज वेरी रिच, यही चीजें हैं जो आपको बहुत सारा पैसा कमा के देने वाले हैं, राइट? सो नॉलेज, एजुकेशन और स्किल पे मेरा पूरा फोकस रहेगा। इससे मैं अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाने की कोशिश करूंगा हमेशा, राइट? मेरी कोशिश रहेगी भाई मैं अपने फील्ड में अच्छा नाम कमाऊं, अच्छा काम करूं, मुझे अच्छी सैलरी मिले, मुझे अच्छे क्लाइंट्स मिले, मैं अच्छा अर्न करूं, ओके? एंड मैं इस एक्टिव इनकम को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करने की कोशिश करता रहूंगा, ऑब्वियसली पीस ऑफ माइंड, मेंटल हेल्थ, स्लीप, हेल्थ सबको ध्यान में रखते हुए, बट मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपनी एक्टिव इनकम जो बढ़ाता रहूं। अब याद रखें, कई लोग बड़े खुश हो जाते हैं, अरे मेरी एक्टिव इनकम बढ़ गई। मार्क माई वर्ड्स, आप एक्टिव इनकम बढ़ा के भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते जब तक आप एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट इनकलकेट नहीं करेंगे, दैट इज सेविंग्स। आपको सेविंग्स की हैबिट इनकलकेट करनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी अपने अंदर। एंड सेविंग्स के साथ साथ आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूं, रिस्क कवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिलीव मी, लोगों को लगता होगा अरे ये बहुत बोरिंग बातें बता रहा है, यही तो प्रॉब्लम है। अगर मैं भी यहाँ पे आके कोई अफवाह फैलाऊं ना, तो ये वीडियो बहुत चलेगी, 1 मिलियन व्यूज आएंगे इसके ऊपर, लेकिन मैं बात करूंगा वही बोरिंग, पुरानी, ओल्ड स्कूल, ओल्ड फैशन, जो आपको प्रिपेयर करेगी, बचाएगी, थ्राइव करवाएगी आफ्टर द क्राइसिस। अब आप उसको सुनना नहीं चाहते क्योंकि इसमें जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि इसमें वो आपको 6% का रिटर्न नहीं मिल रहा है, और आपको काम करना पड़ेगा, और आपको इसमें कोई कहानी नहीं मिल रही है, है ना? कोई इसमें आपको ऐसी में कहानी नहीं देना जिसको रात को बैठकर आपको सोचना पड़े, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। आ जाओ, तो रिस्क कवरेज में आपका आते हैं 3 बातें हमेशा, इमरजेंसी फंड, मेडिकल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। ये 3 चीजें मुझे लगता है आपके पास जरूर होनी चाहिए। अब आप देखो ना, ये कोविड में कितनी हेल्प करी होगी इन चीजों ने, राइट? आपके इमरजेंसी फंड ने आपको हेल्प करा होगा, मेडिकल इंश्योरेंसेस ने हेल्प किया होगा, लाइफ इंश्योरेंसेस ने हेल्प किया होगा, 100%। अच्छा, रिस्क कवरेज के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब ये 2 बातें यहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी टेक्निकल हो जाती हैं। एक आम व्यक्ति की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए काफ़ी टेक्निकल हो जाती है। मैं साथ में स्क्रीन देखता रहता हूँ कि रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है ना? सो एसेट एलोकेशन, अगर आप एसेट एलोकेशन नहीं करते हैं, यू आर प्रोन टू स्टॉक मार्केट रिस्क, यू आर मोर प्रोन टू स्टॉक मार्केट रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने एसेट्स को एलोकेट कर रखा है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, स्टॉक्स में, थोड़ा बहुत गोल्ड, रियल एस्टेट में, राइट? और थोड़े बहुत मेरे पास फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रेडिशनल होते हैं, पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गया। सो जब मार्केट गिरती है ना, मैं अपने रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करने के चक्कर में नहीं हूं, मैं इस चक्कर में हूं कि भाई जब मार्केट गिरे तो मेरे ऊपर ऐसा इंपैक्ट ना आए कि मैं खत्म ही हो जाऊं। तो आपको इसलिए हमेशा एसेट एलोकेशन करके चलनी चाहिए। और एसेट एलोकेशन के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दे शुड गो हैंड इन हैंड, वो है रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग भी आपको हमेशा करके चलनी चाहिए, एसेट एलोकेशन एंड रीबैलेंसिंग। अब यहाँ पे आधे के 90% लोग इस चीज में फेल हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको कोई बोलता है कि फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लो, ईगो हर्ट हो जाती है कि मैं फाइनेंशियल, मैंने वीडियो देखी है, मेरे को पता है भाई रियल मनी क्या है, फिएट मनी खत्म होने वाली है, मैंने सर की वीडियो देख ली है। तो ये प्रॉब्लम आपको जो है वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर अच्छे से गाइड कर सकता है कि एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग कैसे करनी है। आप खुद भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू स्टडी अ लॉट, राइट? उसके बाद आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा इसको। रीबैलेंसिंग में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्टॉक का जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है बिकॉज ऑफ सडन बूम, तो वहाँ से आप पैसा निकाल के क्या करेंगे, दूसरी एसेट क्लास में डाल देंगे जिसके प्रोपोर्शन आपके पोर्टफोलियो में कम हो गया। जैसे डेट हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मोरोवर देयर कैन बी अ डिफरेंट सिनेरियोज, लाइक गोल्स आपके डिफर कर सकते हैं। लाइक आई वाज जस्ट रीडिंग कि मतलब एक बंदे ने कैसे ना रीबैलेंसिंग ना करके अपना पूरा वेल्थ ही खराब कर डाला। मतलब उन्होंने एक किड के हिसाब से पूरी प्लानिंग करी एंड देन नो रीबैलेंसिंग, नथिंग डूइंग, दे हैड अ सेकंड किड, कुछ है ही नहीं, उसकी कोई प्लानिंग ही नहीं है। तो ये तो एक बड़ा ही किड्स वाला सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है, बट यस, आपको कांस्टेंट रीबैलेंसिंग और एसेट एलोकेशन पे भी ध्यान देना है। अब इसके बाद जो मैं बात बोलने वाला हूँ, फिर से लोग क्या करते हैं, मुझे ऐसा लगता है पीपल प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द क्राइसिस। मतलब वो खुद कह रहे हैं क्राइसिस आ मुझे मार। कैसे? आज अगर मैं किसी को चिल्ला चिल्ला के बात बोलूं कि प्लीज फोकस, मैं अगर किसी को चिल्ला चिल्ला के बात बोलूं कि भैया प्लीज फोकस ऑन म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स जिनके अंदर क्वालिटी है, सिर्फ क्वालिटी वाले म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, लोग मानेंगे नहीं। क्योंकि क्वालिटी वाली चीजें जो है ना, ये स्लो चलती हैं, फन नहीं है, ये स्लो चलती हैं, ये आपकी वेल्थ को डिस्ट्रक्शन से बचाती हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने मैक्सिमम रिटर्न कमाना है, आपने अपने आप को वेल्थ डिस्ट्रक्शन से बचाना है। चाहे आपका जो
इंस्ट्रूमेंट है या आपका जो स्टॉक है, जो म्यूचुअल फंड है, वो स्लो चले। राइट। हमेशा याद रखिए, क्वालिटी नेवर गोज आउट ऑफ फैशन, इट मे गो आउट ऑफ, मुझे लगता है मुझे आपको अपने आप को ठीक करना चाहिए, इट मे गो आउट ऑफ ट्रेंड और गो आउट ऑफ फैशन, बट क्वालिटी नेवर डिसअपॉइंट्स यू इन लॉन्ग रन, राइट। तो याद रखिए इसको कि फोकस ऑन म्यूचुअल फंड और स्टॉक जो आपको क्वालिटी स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, वही अपना 4M प्रिंसिपल जो हम बार बार बताते हैं, आपको उसको फॉलो करना चाहिए, चाहे वो स्टॉक्स खरीद रहे हैं या फिर आप लोग जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड से बचें, थीमेटिक म्यूचुअल फंड से बचें, राइट। साथ साथ में सेक्टोरल थीमेटिक टिप्स से बचें, राइट। सेक्टोरल म्यूचुअल फंड, थीमेटिक म्यूचुअल फंड, टिप्स, पूरा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में बनाऊंगा, पूरा पोर्टफोलियो मिड कैप में बचाऊंगा, इन सब चीजों से बचें। आई थिंक हम ये हर ऑलमोस्ट सेकंड वीडियो में ये चीज़ कवर कर रहे होते हैं, बट फिर भी कितना ऑडियंस ऐसा होगा जो ये कर रहा होगा। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ गाइज, अगर आपको ये रिपीटिशन लग रही है ना, बिलीव मी इट इज गुड। रिपीटिशन से ही बिहेवियर चेंज होता है, और बिहेवियर चेंज करना ही सबसे इंपॉर्टेंट हमारी लर्निंग का पार्ट होता है। याद रखिएगा, लर्निंग इज ऑल अबाउट चेंजिंग योर बिहेवियर, एंड बिहेवियर इज चेंज थ्रू रिपीटिशन ओनली। तो हम वही कोशिश करते हैं कि बार बार आपके माइंड में ये एक स्ट्रक्चर डालें जिसको आप लोग सुने, समझें और अपना बिहेवियर जो है वो बदले फॉर बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ। ओके, तो ये हो गया। एंड साथ साथ में यही कि भाई फास्ट मनी बनाने के चक्कर में ना पड़े, फास्ट मनी बनाने के चक्कर में ना पड़े कि मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ, फ्यूचर और ऑप्शन कर लेता हूँ, 6% पर मंथ बनाऊंगा, इन सब चीजों में ना पड़े। ये आपको प्रिपेयर कर रहा है फॉर द क्रैश, राइट। अब आप ये बात जरा सोचिए, कोई किसी भी आप व्यक्ति को बुला लीजिए और उससे बोलिए भाई मैं ये सब काम कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अपनी मैं नॉलेज, एजुकेशन, स्किल बढ़ा रहा हूँ, एक्टिव इनकम बढ़ा रहा हूँ, सेविंग्स कर रहा हूँ, रिस्क कवरेज मैं अच्छे से कर रहा हूँ, एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग मैं खुद कर रहा हूँ या फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू मैं करवा रहा हूँ, म्यूचुअल फंड पे जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, क्वालिटी म्यूचुअल फंड है, उन पे फोकस कर रहा हूँ, सेक्टोरल थीमेटिक और टिप्स को अवॉइड कर रहा हूँ, फास्ट मनी बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मुझे बताइए, ये बंदा क्या एक फाइनेंशियली अपने आप को सॉलिड बना रहा है कि नहीं बना रहा है? 100% बना रहा है। आप किसी भी व्यक्ति से जाके पूछेंगे ना, किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास चले जाइए, यही प्लान आपको मिलेगा। राइट। आई थिंक जब आप ये सारे पॉइंटर्स लिख रहे थे ना, तो मेरे माइंड में तो आप ही चल रहे थे। लाइक एक्चुअली आप वही चीज़ें बता रहे हो जो मतलब आई हैव पर्सनली सीन, शायद ऑडियंस ने नहीं देखा, मैंने तो पूरा आपके साथ ये जर्नी लिव करी है, तो आई हैव सीन कि आप कैसे हमेशा चीज़ें मतलब बुक्स अभी भी कितना ज़्यादा पढ़ते रहते हो। मतलब 2017-18 में आई हैव सीन यू लाइक पूरे क्लासेस देखना, चीज़ें सुनना, इवन यूएस के कुछ आपने चीज़ें बहुत अच्छे से, यस सो मतलब एक्टिव इनकम पे कितना ज़्यादा फोकस रखते थे, और उसके बाद भी यू कुड अफोर्ड लाइक बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते थे, बट बहुत आप सेंसिबली डिसीजन लेते हो कि नहीं मतलब मैं कर सकता हूँ बट आई कैन सेव। लाइक ऐसा नहीं है कि इससे मेरा कुछ बहुत ही मेजर चेंज आ जाना। फाइनेंशियल डिसीजंस जो मैं कर सकता हूँ उनको डिले कर देता हूँ। 100% मतलब आप करते हो ये। तो गाइस पॉइंट ये है कि ना, ये कहानी का सार है। मैं नहीं, जो भी आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल दिख रहा है ना आज की डेट में, और वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल रहा लंबे समय तक, उसने ये सब कुछ फॉलो किया है। बहुत सिंपल सी बात है। फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना एक बात है, फिर लंबे समय तक उसे सस्टेन करना दूसरी बात है, राइट। तो जो फाइनेंशियली आपने कई बार सुना होगा वो फाइनेंशियली इतना सक्सेसफुल हो गया लेकिन फिर सब कुछ गवा दिया उसने, सब कुछ जो है वो खत्म हो गया। तो उन्होंने शायद कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया होगा। इसमें एक प्रिंसिपल और मैं ऐड कर सकता हूँ, वो है थोड़ा सा डरो यार, थोड़ा सा पैनिक आपके माइंड में होना चाहिए कि भैया पैसे खत्म हो जाएंगे। वो पैनिक आपको हेल्प करता है, राइट। एनीवेज, तो ये हो गया हमारा बिफोर, कि आपने क्रैश से पहले किस तरह की तैयारियां करनी है, राइट। वो ये तैयारियां हैं। एंड प्लीज बिलीव मी, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं भाई, ये वो है जो मैंने 2017 से लेके आज तक होते हुए देखा, खुद सफ़र किया, खुद किया, अपने आसपास के लोगों को फेल होते हुए देखा, सक्सेसफुल होते हुए देखा, खुद बहुत बार हम गिरे, खुद बहुत बार हम उठे। मैं वहाँ से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ डोंट टेक इट एज एन एक्सपर्ट एडवाइस, प्लीज़, फॉर गॉड सेक, राइट। बट यस, ये प्रिंसिपल्स हैं जो हमने प्रिंसिपल वर्सेस रूल वाली वीडियो बनाई थी। ये प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स आप फॉलो करेंगे, बिलीव मी यू विल बी इन अ वेरी सॉलिड पोजिशन। जब क्रैश आएगा तो आप उसे झेल पाएंगे, राइट। तो ये है बिफोर वाली बात है, राइट। सो ये तो आपने बता दिया कि कोई भी क्राइसिस से पहले आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए। व्हाट अबाउट ड्यूरिंग दैट क्राइसिस? बढ़िया, अब ड्यूरिंग की बात करते हैं कि जब क्राइसिस हो रहा है, राइट। फॉर एग्जांपल सबसे लेटेस्ट मान लीजिए कोविड के लॉकडाउन लगने शुरू हो गए हैं, राइट। तो आपको क्या करना चाहिए? स्टेप 1 में पता है ऐसे सिचुएशन में क्या बोलूँगा, हैंडल द इमरजेंसी,
इफ़ देर इज़ एनी, कोई आपकी हेल्थ इमरजेंसी हो सकती है, राइट, या परिवार में किसी को आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, उस इमरजेंसी को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए, उसको हैंडल कीजिए, राइट। दूसरी बात मैं क्या बोलूँगा कि आपने ना अकॉर्डिंग टू योर इमरजेंसी, किसी की जॉब गई, किसी की नहीं गई, किसी का बिजनेस रुका, किसी का नहीं रुका, किसी का ऊपर गया, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द इमरजेंसी आपको अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। पहला बात तो यही है कि सबसे पहले जो सबसे बड़ी चीज़ है उसको आप मैनेज करें। दूसरी चीज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टिंग वो ये है कि भाई डू नॉट पैनिक सेल। आपको पैनिक में आके चीज़ें सेल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड दैट अगेन प्रिपरेशन अच्छी थी, क्वालिटी स्टॉक्स बाय कर रहे थे, क्वालिटी म्यूचुअल फंड बाय कर रहे थे। अगर आपने सब कुछ ऊपर फॉलो किया तो आप पैनिक करेंगे ही नहीं, राइट। और जो थोड़ा बहुत पैनिक हो रहा है उस पैनिक को आप संभाल पाएंगे, क्योंकि आपको भरोसा है कि आई हैव इन्वेस्टेड इन अ कंपनी जो भाई क्वालिटी कंपनी है, ये कंपनी बंद नहीं होने वाली है, राइट। तो आप पैनिक सेल बिल्कुल ना करें, राइट। एंड अगर आप एक SIP वाले बंदे हैं, डू नॉट स्टॉप योर SIP। आज आप अगर अपना रिटर्न निकाल के देखेंगे, राइट, यू विल बी सुपर सरप्राइज कि आपके कोविड के टाइम के SIP की जो वैल्यू है वो आज सबसे ज़्यादा होगी, राइट। उसकी जो NAV आपको मिल रही होगी वो सबसे कम थी। और अगर आप उस पर्टिकुलर SIPs को देखेंगे जो आपने शायद फरवरी, मार्च, अप्रैल में की होंगी, उन SIPs से अगर आप अपने करंट उन SIP की NAV को करंट NAV से कंपेयर करेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड। आपको शायद पूरे अपने इन्वेस्टमेंट पे उतना रिटर्न नहीं मिल रहा होगा, बट इन SIPs पे आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा होने वाला होगा। तो डू नॉट स्टॉप योर SIP। हाँ, अब यार किसी के पास इमरजेंसी आ गई, उसका इनफ्लो ही बंद हो गया है, उसके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट इशू। बट अगर आपके पास इनफ्लो आ रहा है, आपके पास पैसे हैं उस समय, तो आपको अपना SIP बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना चाहिए। बल्कि अगर आप टॉप अप कर पाएँ, आप पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल देन फाइनेंस। तो अगर आपके पास उस समय ज़्यादा पैसे आ रहे हैं या ज़्यादा पैसे हैं तो प्लीज़ अपनी SIPs को बढ़ा दीजिए, राइट। बट SIP बढ़ाने का मतलब या डू नॉट SIP का मतलब फिर भी किसी भी हाल में ये नहीं है कि आप कचरा खरीद रहे हो, राइट। कचरा खरीदोगे तो कचरा ही मिलेगा, बात खत्म, ओके। अब ये कचरा ना खरीदें, इसके स्टेप्स ऊपर हैं, ड्यूरिंग में नहीं है, वो है बिफोर द क्राइसिस में। तो आपने अपनी SIP को जो है किसी भी हाल में नहीं रोकना है। और एक खास बात जो ड्यूरिंग में भी करनी है, बिफोर में भी करनी है, आफ्टर में भी करनी है, फोकस ऑन योर गोल्स। लोग क्या करते हैं, वो गोल्स बनाते ही नहीं है। गोल्स, प्लान, एंड देन वी शुड डिसाइड कि भैया अब मुझे कौन से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, right. मुझे म्यूचुअल फंड में जाना है, मुझे म्यूचुअल फंड में कौन से म्यूचुअल फंड में जाना है, मुझे फिक्स इनकम में जाना है, फिक्स इनकम मुझे क्या लेना है। पीपल स्टार्ट फ्रॉम दिस, म्यूचुअल फंड बता दो। तो आप अपने गोल पे स्टिक करें, अपने प्लान पे स्टिक करें, उन इंस्ट्रूमेंट्स पे आप लोग स्टिक करें, right. आपको वहां से बिल्कुल भी इधर उधर होने की जरूरत नहीं है। फोकस ऑन योर गोल, प्लान एंड द इंस्ट्रूमेंट्स यू हैव डिसाइडेड। ऑब्वियसली रिव्यू करिए, कचरा नहीं होना चाहिए पोर्टफोलियो में, जितना कचरा से बचोगे उतना ज़्यादा सही है। और मैं आपको बता दूं, यू कैन नॉट सेफ गार्ड योर सेल्फ फ्रॉम 100% फ्रॉम कचरा, राइट। वो थोड़ा बहुत तो होगा ही, बट जितना कर पाओ उतना अच्छा, जितना कम कर पाओ कचरा अपने पोर्टफोलियो में उतना अच्छा है, राइट। सो इमरजेंसी को हैंडल कीजिए, राइट। पैनिक सेल मत कीजिए, SIP मत रोकिए। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वो क्या है, रीबैलेंसिंग करिए। इस समय हो सकता है आपके डेट और गोल्ड से पैसा निकाल के आपको कहाँ लगाना पड़े, इक्विटी में लगाना पड़े। तो लोग कई बार बोलते हैं ना, क्रैश हुआ मेरे पास पैसे नहीं थे, आपको दिखे नहीं क्योंकि आपको रीबैलेंसिंग कॉन्सेप्ट नहीं पता, राइट। क्योंकि आपको सिर्फ ये डराया गया कि सब कुछ खत्म होने वाला है, ये नहीं बताया गया कि एक एसेट क्लास हो सकता है खत्म हो, दूसरी उस समय खत्म ना हो रही हो, राइट। अगेन यू नेवर नो, हो सकता है दोनों एक साथ गिर रही हो सकता है। लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि एक एसेट अगर बहुत ज्यादा गिर रहा है तो दूसरी एसेट क्लास उतनी नहीं गिरती है, इसका मतलब उसका प्रोपोर्शन आपके पोर्टफोलियो में बढ़ जाएगा, यू कैन रीबैलेंस इट, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है आपको ड्यूरिंग दी क्राइसिस जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं, जो आपको स्ट्रेंथ देगा, आपके फाइनेंशियल एटलीस्ट आपके फाइनेंसिस को जो है वो स्ट्रेंथ देगा, राइट। बिल्कुल। सो जब ड्यूरिंग वाली चीज़ें भी आप बता रहे थे ना, तो SIP स्टॉप नहीं करनी चाहिए। एक चीज़ मेरे को लगता है कि कोविड में मैंने ये काम बहुत सही किया कि SIP थोड़ी बढ़ा दी थी, बट सबसे ज़्यादा जो मेरे को हर्ट हो रहा होता है कि लमसम पैसा था, आई डिडंट इन्वेस्ट, और वही ये चीज़ देखते हुए कि अभी मार्केट और गिरेगी सो वो मैंने कम किया, ऐसा नहीं कि किया नहीं, बट मैं शायद और कर सकती थी। देखो आई रेजिस्टेड। मैं आपको बताऊं कि जो हुआ अच्छा हुआ, बिलीव मी, जो हुआ अच्छा हुआ। और स्टॉक मार्केट अगर आप इस एंगल से देखोगे, इट विल ऑलवेज बी अ रिग्रेट मशीन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ, शायद 2023 में मैंने गोल्ड के SGB बाय किया था लास्ट टाइम जब ये आया था। एग्जैक्ट डेट आप लोग बोलेंगे तो मैं देख के बता दूंगा कितने का बाय किया था मैंने। अराउंड 10,20,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, एंड आज उसकी वैल्यू शायद से 26 लाख 27 लाख के आसपास। हाँ, उस दिन हम देख रहे थे, right? 26 यानी कि 160% का रिटर्न है। अब इसको देखने के दो तरीके हैं। नंबर 1,
काश और इन्वेस्ट कर लिया होता, है ना। अब यही अगर गिर जाता तो मुझे लगता है यार काश थोड़ा कम इन्वेस्ट किया होता, अब खरीद लेता। राइट तो अगर आप इस एंगल से देखोगे तो स्टॉक मार्केट इज अ कंप्लीटली, स्टॉक मार्केट इज अ रिग्रेट मशीन। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे ये सेंटेंस बताया था आलोक जैन सर ने, राइट, कि भैया रिग्रेट मशीन है, आपको हमेशा रिग्रेट देगी देगी। तो आपको ऐसी चीज़ों को सीख के आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट। अगले क्राइसिस के लिए आपको जो है प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बिल्कुल। सो ड्यूरिंग में ना जब चीज़ें चल रही होती हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। आई थिंक हर इन्वेस्टर के दिमाग में ये चीज़ आती होगी कि चीज़ें ना बहुत ज़्यादा नीचे गिरी हुई हैं, क्या अब ले लेना चाहिए, क्या हमें और इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। तो उस पे आपका क्या ओपिनियन है वो मैं जानना चाहूँगी। ओके, मैं पहले तो ये बोलूँगा कि मैंने उस चीज़ पे ना एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है, और मैं चाहूँगा वो सब लोग वो आर्टिकल को भी रीड करें, राइट। बिल्कुल बेसिक बताऊँ तो अगेन, बाय द डिप करना कोई ऐसा ग्रंथों में लिखा है क्या हमारे कि भैया डिप है तो बाय करना ही करना है? नहीं लिखा है, राइट। और बाय द डिप पे अगर आपको बाय करना भी है, मैं आपको बोलूँगा कि आप प्लीज़ स्टॉक्स को अवॉइड करें, डायरेक्ट स्टॉक्स को स्पेसिफिकली, अगर वो क्वालिटी स्टॉक्स नहीं है। क्योंकि अगर आप कचरा बाय करोगे, चाहे वो डिप पे बाय करो, चाहे वो भाई पीक पे बाय करो, कचरा विल ऑलवेज रिमेन कचरा, राइट। कूड़ा हमेशा कूड़ा ही रहने वाला है, राइट। आप अगर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं और आप एसआईपी रूट से जाते हैं तो बाय द डिप ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि आपकी एसआईपी जा रही है, आपको यूनिट ज्यादा मिलेंगे, एनएवी कम होगी, राइट। आप अगर एक डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर हो, क्वालिटी स्टॉक्स हैं आपके, वेल रिसर्च स्टॉक्स हैं, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस वो डनिंग क्रूगर वाला नहीं कि भाई नॉलेज कम है और कॉन्फिडेंस ज्यादा है। आपको एक्चुअली में अगर रियल कॉन्फिडेंस है, राइट, आपको एक्चुअली में उसका बिजनेस मॉडल समझ आता है, मैनेजमेंट समझ आती है, मोड समझ आती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिख रहा है, तब आप बाय द डिप कर सकते हैं। लेकिन कहीं लिखा नहीं है कि करना ही करना है, राइट। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं उस आर्टिकल के बारे में, अगर आप किसी को वो आर्टिकल चाहिए हो तो वो कमेंट बॉक्स में हमसे मांग सकता है, हम डेफिनेटली उसी को देंगे जो आर्टिकल मांगेगा भैया, ठीक है, वो हम दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस, वो उसको कर सकता है, राइट। तो बाय द डिप एक अगेन एक पर्सनल चीज़ है, आपके पास कितने फंड्स हैं, कितने फंड्स नहीं हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स को कैसे देखते हैं, उसके हिसाब से आपको बिहेव करना चाहिए, राइट। आई थिंक यहाँ पे ना एक चीज़ जो मेरे को लगता है कि इन्वेस्टर्स बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं, दैट इज डिप पे बाय करने के लिए लोन लेना शुरू कर देते हैं। सो आई थिंक वो बहुत खतरनाक चीज़ है। लीवरेज तो है ही खतरनाक, मुझे ऐसा लगता है। आप इन्वेस्टिंग के लिए इसको कभी यूज़ ना करें। वही सारी बातें हमने आर्टिकल में काफ़ी डिटेल में डील की हुई हैं, तो वो सब पढ़ सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं, राइट। सो हमने ये देख लिया कि बिफोर द क्राइसिस क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, ड्यूरिंग क्या होनी चाहिए, बट वंस एवरीथिंग इज डन तो आफ्टर वाला जो है आई थिंक वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें ध्यान देना चाहिए। सो उस पर आपको क्या लगता है? ओके, ग्रेट क्वेश्चन। हम चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे और बताने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बिफोर में एक पॉइंट और ऐड कर दूं छोटा सा। ये हमने बता दिया था, फास्ट मनी से दूर रहें एंड स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु आर जस्ट सेलिंग फियर, कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बम फूट जाएगा। ऐसे लोगों से, ऐसे इन्फ्लुएंसर से, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें जो फियर स्प्रेड कर रहे हो, अननेसेसरी फियर, सब बेच दो, सब गलत है, दुनिया खत्म हो जाएगी। भैया कुंठित रहने वाला इंसान आगे नहीं बढ़ा, बहुत सिंपल सी बात है, राइट। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, बस मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने ऑडियंस तक स्टिक करूँ, बट प्लीज़ दूर रहें उन लोगों से जो सिर्फ और सिर्फ अननेसेसरली आपको डिप्रेस करते जा रहे हैं, राइट। मेरे को तो एक चीज़ यहाँ पे और लगती है कि जितने लोग ये बोल रहे होते हैं ना कि अब बिल्कुल स्टॉक मार्केट ख़त्म हो जाएगी, जितना पैसा निकालना है निकाल लो अपना, पहले आपने क्या किया है? लाइक अब आपके पास जीरो इन्वेस्टमेंट है क्या? मतलब आप स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी में। हो भी उनके पास जीरो इन्वेस्टमेंट हो भी, ऐसा है नहीं ना, मतलब अल्टीमेटली नहीं, हमें ये भी नहीं पता है या नहीं है। मैं कह रहा हूँ हो भी, तो वो आपका अपना डिसीजन है ना, दूसरों को मत थोपो, राइट। आप दूसरों को मत गाइड करो कि भैया स्टॉक मार्केट से सब कुछ निकाल लो। आप उनको ये बताओ कि आप क्या, आपने सॉल्यूशन कुछ दिया नहीं, लास्ट में आपने बोल दिया मैं तो बस इशारा कर रहा हूँ, देख लो अपना अपना यार ये क्या बात होती है। एनीवेज, चलिए छोड़िए, हम अपने बात पे आते हैं कि हमें आफ्टर क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो आप आफ्टर द क्राइसिस, और ये ड्यूरिंग द क्राइसिस भी हो सकती है, वो ये है कि प्लीज़ जर्नल मेंटेन कीजिए अपनी, लिखिए, राइट अबाउट योर बिहेवियर, योर एक्शंस, आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, आपके माइंड में क्या सोच चल रही है, आप कैसा बिहेव कर रहे हो, पैनिक सेलिंग का मन कर रहा है क्या, ज़बरदस्ती कचरा खरीदने का मन कर रहा है, ये सब लिखिए। जितना आप लिखेंगे, अपनी मिस्टेक्स लिखिए, राइट, आपसे क्या मिस्टेक्स हुई ड्यूरिंग द क्राइसिस, ओके, आपने क्या अच्छा किया, आपने क्या अच्छा किया, ये लिखिए कि भाई आपसे क्या अच्छी चीज़ें हुई। अगर आपने पैनिक सेल नहीं किया, प्लीज़ उसे अपनी अच्छाइयों में लिखिए, राइट। अगर आपने उस समय भी टिप में चीज़ें खरीदी,
या आप वेट करते रहे कि भाई मार्केट और गिरेगी और गिरेगी और गिरेगी और आप इन्वेस्ट नहीं कर पाए, वो आपकी मिस्टेक है। लिखिए उस बात को। तो प्लीज़ अपनी मिस्टेक्स को लिखिए, अपने पूरे बिहेवियर, अपनी पूरी जर्नी को लिखिए। बिकॉज यू ऑल्सो नो कि ये मिस्टेक्स हुई हैं, आप एक्सेप्ट करना उसे शुरू करते हो और उस पर फिर लाइक अप्लाई करते हो उसे कि Yes. भाई अब इससे रिकवरी कैसे करनी है और नेक्स्ट टाइम ये चीज़ ना हो। यस, सेकंड स्टेप यही है कि अप्लाई कीजिए, बिहेवियर चेंज कीजिए, अपने मिस्टेक्स, अब आपकी कम मिस्टेक्स हो, पुरानी वाली मिस्टेक्स रिपीट ना हो, जो आपके दोस्तों ने मिस्टेक करी वो रिपीट ना हो, राइट। कम मिस्टेक्स कीजिए, फेटल मिस्टेक से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। Right. देन उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है आपका इमरजेंसी फंड अब पूरा का पूरा यूज हो चुका हो, उसे रिफिल कीजिए, Yeah. राइट। रिफिल कीजिए, रीअसेस कीजिए। रिफिल और रीअसेस खत्म हो गया तो रिफिल कीजिए, रीअसेस, अब आपको पता है कि क्या क्या हो सकता है। राइट, अब आप एक क्राइसिस के थ्रू होके आए हो, आपको पता है कि सिचुएशन कितनी बुरी हो सकती है। क्या वो इमरजेंसी फंड आपके लिए पूरा भी था, Yes. कम पड़ गया था, लाइक यस, यू गेट टू नो जब आपने वो यूज करा है तो आपने सिचुएशन वो जी है जी है, एग्जैक्टली, तो जी है। आपको और मैं पता आपको है। एक बात बताता हूँ कि अब आपको अपने से तो पता ही, अपने दोस्तों से भी पता है या कि यार उसके साथ वो गलत हो गया क्योंकि उसके पास वो इमरजेंसी फंड था नहीं, राइट। उसके साथ गलत हो गया क्योंकि उसने गलत स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा था, या वो डर के मारे बेचारा कुछ कर ही नहीं रहा था। तो वो सारी चीज़ें आपको जो है वो ज़रूर, मेरे को लगता है कि रिफिल और रीअसेस आपको इमरजेंसी फंड को ज़रूर करना है। एक बात और, अर्ली एग्जिट मत लीजिए। कई बार लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये स्टॉक मार्केट थी यहाँ पे अपना पीक पे, ये नीचे गिरी, राइट। आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया और ये फिर ऊपर उठी और आपने यहाँ पे बेच दिया। सर जी अभी ये और ऊपर जानी थी, राइट। तो आप कभी कभी यहाँ पे एग्जिट लेके ना बड़ा खुश होते हो, थैंक गॉड मेरा पैसा रिकवर हो गया। नहीं, अगर आप एक कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर हैं, अपने गोल प्लान और इंस्ट्रूमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे सेल मत कीजिए, राइट। एंड आप अपने गोल्स को फॉलो कीजिए। हो सकता है आपके गोल्स यहाँ पे अचीव हो रहे हो इस फंड से, प्लीज डू इट। या लेकिन आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे पास तो भी और समय है, मैं तो एक लंबी जर्नी पे निकला हुआ हूँ, तो प्लीज अर्ली एग्जिट बिल्कुल मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। एक बात और, ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिए कि अरे मैंने तो सर्वाइव कर लिया, मैं कुछ भी सर्वाइव कर सकता। फिर जहाँ ओवर कॉन्फिडेंस आता है ना, वहाँ भाई साहब आपका विनाश जो है वो शुरू हो जाता है। तो प्लीज ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिए। आपने सर्वाइव किया, वेरी गुड, अपने काम पे लगिए। वो अपना, अब वो दोबारा से आपका बिफोर वाला फेज शुरू हो गया है, उसको फॉलो कीजिए, राइट। एंड एक खास बात और मैं आपको बता सकता हूँ, स्टार्ट क्लीनिंग योर पोर्टफोलियो। आपके पोर्टफोलियो में बहुत पाप इकट्ठे हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, खासकर जो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर होते हैं, म्यूचुअल फंड वालों के भी होते हैं, डायरेक्ट स्टॉक वालों के ज्यादा पाप इकट्ठे हो जाते हैं। गलत स्टॉक आ गया, वो जो कूड़ा स्टॉक में बार बार बोल रहा हूँ। अब वो समय है कि आपको रियलाइज हो गया है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या क्वालिटी कंपनी है, क्या सर्वाइव करती है, क्या सर्वाइव नहीं करती है। स्टार्ट कटिंग दोज कंपनीज और दोज म्यूचुअल फंड फ्रॉम योर पोर्टफोलियो जो आपको लगता है कि आपके बिहेवियर से, आपके रिस्क एपेटाइट से, आपके गोल से, आपके टाइम होराइजन से, आपके इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क से मैच नहीं करते, उन्हें आप लोग बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, राइट। एंड यस, नाउ इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू रिविजिट योर गोल्स। अपने गोल्स को आप रिविजिट कीजिए, आपके फाइनेंशियल जो गोल्स हैं उन्हें ट्वीक कीजिए अकॉर्डिंगली। इन्फ्लेशन बढ़ी घटी, उससे आपके गोल्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, आपके रिटायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो सारी चीज़ों पे आप लोग एक बार दोबारा जाके जो है वो रीअसेस कर सकते हैं। आप उसको पूरा का पूरा अच्छे से एक बार और देख सकते हैं कि मैं अपने गोल्स को अचीव कर पा रहा हूँ टाइम पे नहीं, या मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, या टाइम होराइजन बढ़ाना पड़ेगा, या मुझे और इनकम की ज़रूरत पड़ेगी। वो सारी चीज़ें आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, राइट। यहाँ पे ना मतलब जब आप ये चीज़ें बोल रहे थे, अगेन मेरे को अपनी फैमिली में से एक सिनेरियो याद आ रहा था। सो ड्यूरिंग द क्राइसिस, जो अभी हमारा ये कोविड वाला बेसिकली जब सिचुएशन हुआ था, तो मेरी फैमिली में ऐसा हुआ कि समवन वाज हॉस्पिटलाइज, तब जाके रियलाइज हो रहा है कि यार ये तो इंश्योरेंस, हमने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है बट वो नाम के लिए ही है, बिकॉज द अमाउंट वाज सो स्मॉल कि कुछ नहीं हो पा रहा उससे, कोई इम्पैक्ट नहीं, राइट। तो आपको वापस अपनी चीज़ें देख के और अकॉर्डिंगली एक्ट करना उसके बाद, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो जितना इम्पोर्टेंट बिफोर वाला है उतना ही इम्पोर्टेंट आफ्टर वाला भी है। और रिफ्लेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि वही अल्टीमेटली आपका बिहेवियर चेंज करेगी, Right. उसी से आप लोगों की कुछ लर्निंग भी हो पाएगी, राइट। ग्रेट। आई थिंक काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कशन किया, राइट। एंड मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट डिस्कशंस वी हैड, राइट। एंड मज़ा आया, मतलब ये चीज़ें मुझे बताने में। एंड गाइज यही है, अब देखिए कोई परफेक्ट नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कोई बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर परफेक्टली कर पाएगा, मार्क माई वर्ड्स, कोई नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। इधर उधर कुछ गलतियां होंगी, उन गलतियों से हम सीखेंगे, अगली बार वो गलतियां नहीं करेंगे तो नई गलतियां करेंगे, राइट। एंड
एज माई फेवरेट ऑथर मॉर्गन हाउसल सेज, रिस्क इज वॉट यू डोंट सी, राइट. हम प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपरेशन इज द की, राइट. बट अगेन आपको कोई ना कोई चीज़, ऐसी चीज़ जरूर मिलेगी जिसके लिए आप प्रिपेयर ना हो. अब होगा क्या, लोग बोलते हैं कि अरे जब ऐसी चीज़ मिलनी है जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं है तो हम प्रिपेयर करें क्यों. एटलीस्ट आप उन रिस्क को कवर कर पा रहे हो जो आपको दिख रहे हैं, राइट. आप उन चीज़ों को प्रिपेयर कर पा रहे हो जो आपको पता है हो सकती हैं, सो दैट आपके जो एनर्जी है, टाइम है, मनी है, वो आपके पास बची रहेगी उन चीज़ों को टेक केयर करने के लिए जो शायद आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो. दिस इज हाउ यू शुड मैनेज योर थिंग्स, राइट. एंड मैं हमेशा बोलता हूँ, प्लीज़ आप ना वो मत कीजिए कि किसी इंसान को भगवान का औहदा मत दीजिए. नॉट मी, नॉट एनीवन. किसी इंसान को आप ऐसा मत, मतलब आप ना उसके फैन मत बनिए. आप उससे सीखिए, आप उससे तर्क वितर्क कीजिए, आप उससे समझिए, राइट. फिर अपने आप को समझिए और अपने आप से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, और फिर जाके एक अच्छा डिसीजन लीजिए, राइट. एक फ्रेमवर्क हमने दिया है, बट ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है. हर किसी के फाइनेंस अलग है, हर किसी की सोच अलग है. आप अपनी सोच, अपनी समझदारी और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के मदद से जो करना चाहते हैं वो करिए. बट प्लीज़ गलीबल मत बनिए. ये बात मैं एक बोल सकता हूँ, गलीबल मत बनिए. किसी की बातों में अंधा विश्वास मत कीजिए, राइट. और किसी की बातों में आके गलत डिसीजन मत लीजिए, राइट. आई थिंक काफ़ी अच्छे से हमने चीज़ें डिस्कस कर ली हैं. ओके गाइस, तो ये थी आज की वीडियो. उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा. एंजॉय किया है, कुछ सीखा है तो प्लीज़ बताइएगा. हमारी वीडियोस थोड़ी बड़ी होती हैं, फ्लैशी नहीं होती हैं. कामली मैं अपनी बातों को बताने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ सिखा पाऊँ. विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे एट. जय हिंद. और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू. लास्ट में एक ही मैसेज है, यहाँ तक कोई पहुँचा है तो मैं आपको बता दूँ, इट्स नॉट मनी वर्सेज मनी, इट्स मनी वर्सेज माइंड, राइट. तो अगर अपने माइंड को मैनेज कर सकते हैं तो चीज़ें हो ही जाएंगी. ऑल द बेस्ट.